ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजिकोऽपि संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। सतीश जी भी आ चुके हैं, तो आपका बहुत स्वागत है सतीश जी पैनल पे। और मैंने लिंक जो है जी जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। तो मैंने आज लिंक नीचे नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि ऐसा पैटर्न रखेंगे। आज मैं 7 प्रमुख जो है वो पाप, माउंट आबू के 7 प्रमुख पाप के बारे में बताऊंगी। और एक लड़की है जिसने पीएचडी करने के लिए वो चली गई माउंट आबू, और वहां पर वो पोलिश लड़की थी, उसने अपनी थीसिस लिखी है और उसमें उसने क्या क्या बातें लिखी हैं। एक एक बात पे उसकी एक एक्सट्रीम हो सकती है, पर मेरे को पेशेंस नहीं है। जब से मैंने ये पढ़ा है तो बस मैं चाहती हूँ कि सबको बहुत सारी नॉलेज दे दूं। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को साधुवाद कहती हूँ जो यहाँ पे आए हैं। अभी 25 लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ और लोग जुड़ जाएं, तब फिर उनका मिस नहीं होगा। नहीं तो आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है सतीश जी? जो मूवी नहीं आई थी मैंने ना नहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2001 में, देखी। नहीं जो एक पिक्चर नहीं, आई जब थी बीटे लॉर्ड ऑफ फॉलो द करता रिंग्स। था तो कोई मूवी वगैरह अभी देखना शुरू किया रिसेंटली मैंने, तो मूवीज वगैरह का अच्छा, तो कुछ नहीं ये सवाल ही नहीं होता पिक्चर था। हाँ हॉलीवुड की है, ये हॉलीवुड मूवी है। हाँ, नाम सुना है मैंने इनका। हाँ, नाम सुना उसकी है ट्रायलॉजी मूवीज का। है, 3 पिक्चरें हैं। अच्छा। ये शायद 2001 में आई थी, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द फेलोशिप ऐसे करके कुछ है। तो आपको पता है उसमें जो ईवल आदमी होता है, जैसे कि आपने देखा ना काउंट ड्रैकुला, तो जैसे जी ड्रैकुला मूवी में ड्रैकुला एक ईवल पर्सन है,
इसी तरह हाँ, जो ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो एक इविल पर्सन है उसका नाम है सोरोन। वो एक जी, माउंट पे रहता है, माउंट जो है उसका अम, वो एक माउंट पर रहता है और इस लड़की ने अपने पीएचडी में लिखा है जैसे ये माउंट आबू है यानी कि ये माउंट ऑफ ओडर है, उसी तरह वो जो सोरोन है, वो भी तो एक माउंट पर रहता था। और आपको हाँ, पता है कि उसका क्या चिन्ह है? किसी को मालूम है कि नहीं? मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये है उसका ये है उसका चिन्ह। ये तो फ्लैग पे बना हुआ है। उसमें अच्छा, लाल आँख है, सोरोन की लाल आँख है। फेलोशिप ऑफ जी, द रिंग जो आई थी, है ना? तो ये सारी जो मूवीज़ हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बन जाती हैं। तिल का ताड़ मैं जानती हूँ कि कई फैंटेसाइज़ करते हैं, लेकिन तिल का ही ताड़ बनता है, तिल अवश्य होता है। तो हाँ, ये जो बात तो सही मूवीज़ है। हाँ, तो ये जो मूवीज़ ब दिखाते हैं, बहुत सारी आपने देखी होंगी, तो आखिर ये इतना सारा मसाला लाते कहाँ से हैं? तो एक्चुअली में जो रियलिटी में थोड़ी-सी बात होती है, उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं मूवीज़ में और उसका कुछ बना लेते हैं। तो ये कितनी अजीब-सी बात है कि ये जो सोरोन है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का और कोई कहता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी किसी सच्ची छोटी कहानी थी, उसको इन्होंने बहुत फैंटेसाइज़ करके और बहुत हॉलीवुड पर्दे पे दिखाया और वो सब पर कितनी सिमिलैरिटी है कि सोरोन जो उसका इविल आदमी होता है जैसे ड्रैकुला है, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग में जो वो है वो भी एक माउंट पर रहता है और मैं 1 मिनट उसका दिखाती हूँ आपको ये विकिपीडिया है, वो मिडल अर्थ पे मोर्डोर एक जगह है वहाँ पर रहता है ब्लैक लैंड में, तो ये मोर्डोर भी ऐसे बना है माउंट ऑफ द ओडर। ओडर कहते हैं स्मेल को यानी कि स्मेल आने वाला पहाड़ जिस पर स्मेल आती हो। तो जी, मोर्डोर माउंट ओडोर को मिला के बनाया है। अच्छा ये आँख जो है ना ये सोरोन की आँख है, लाल। अब देखिए ये जो लाल-लाल आँखें दिखाते हैं ब्रह्म कुमारी में और ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो ये लाल आँख है, इसका क्या कनेक्शन है? ख़ैर, ये देखिए मोडोर जो है वो एक जगह है रेक्टेंगुलर शेप की और ये इस तरह का पहाड़ है, माउंट ऑफ ओडर। तो मैं ऐसे ही कुछ जनरल बैकग्राउंड दे रही थी ये, ताकि तब तक लोग भी जुड़ जाएँ और मैं थोड़ी-सी बात कर लूँ। अब हम वापस आते हैं, ये लड़की जो है ना, ये लड़की है 1 सेकंड, ये लड़की है। जो लोग इसके बारे में पता करना चाहते हों, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ सतीश जी, ये जो प्रमाण इसने दिए हैं ब्रह्म कुमारी से निकाल के। क्योंकि ये ब्रह्म कुमारी की मेंबर हो गई थी, वहाँ पर माउंट आबू में जॉइन हो गई थी। और ये लड़की का नाम ये नीचे मैंने लिख दिया है, कोई अगर इसका स्नैपशॉट लेना चाहता हो और इसकी जो वॉर्सो यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस 2009 है, उसके अपेंडिक्स 6 में तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये रशियन लड़की है? हुँ, पोलिश है। अच्छा, तो ये पोलिश लड़की है, तो हाँ, मैंने ये जो है कई लोग यहाँ ब्रह्म कुमारियाँ आके पता नहीं क्या-क्या बोलती हैं कि हमने कल कोई ब्लेसिंग्स करके व्यक्ति आया था ब्रह्म कुमार, वो कह रहा था कि मैं पैसे देकर यहाँ लोगों को बुलाती हूँ। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, मैंने कभी किसी को मैं तो सतीश जी को जानती भी नहीं थी, अरुण जी को, किसी को भी मैं ब्रह्म कुमार को नहीं जानती थी। मुझे जब इतने सारे ईमेल्स आए इन लोगों के बारे में और मैंने पता करना शुरू किया तो एक से दूसरे से अब और सुनी-सुनाई बातें नहीं है मेरे मैंने उसका रिसर्च करा और जो मुझे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको दे रही हूँ। अपने मन से या किसी की सुनी हुई कोई बातों को नहीं कह रही। इसी चीज़ को प्रीति जी अगर बीके की लैंग्वेज में बोला जाए तो जैसे बीके वाले मानते हैं कि कोई भी ऐसा किसी को बुलाता नहीं है, सब आपस में जुड़ते हैं और भगवान इनको सेलेक्ट करता है। तो उन्हीं के अगर रिसेम्बलेंस में बोला जाए तो हमको भी सबको रियल भगवान ने चुना है और इस प्रक्रिया को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कि बीके की किस सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं और क्या इनका मॉडुलस ऑपरेंडी है, उसको सबको दुनिया तक पहुँचाने के लिए भगवान ने हमको सेलेक्ट किया है। हम एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे
और ये एक्सीडेंटली ही मिले हैं हम एक-दूसरे से। मैं अरुण जी से कैसे मिला, अरुण जी आपसे कैसे मिले और हम ग्रुप कैसे फॉर्म हो गया ये। और अब ऐसा हो रहा है कि रोज़ 8 बजे का इसी का इंतज़ार होता है। तो एक तरीके से हमारी फैमिली है ईश्वरीय फैमिली, जिसको बीके वाले बोलते हैं ईश्वरीय फैमिली। ये भी एक ईश्वरीय फैमिली है जो सही ईश्वर का पहचान और सही ईश्वर का प्रारूप दुनिया तक पहुँचाने का एफर्ट्स में लगी हुई है। ये तो मैं उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हीं को ही समझा देना चाहता था कि ये हमको भी ईश्वर ने ही चुना है, आपस में जोड़ा है एक-दूसरे को। जी, हमारे सनातन में तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, वसुधैव ही कुटुम्बकम, तो पूरी वसुधा जो है वही हमारा कुटुंब जी, है। तो ये इन्होंने क्या बताया है, हमारी चीज़ें हम ही के हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके नाम हटा-हटा के इन्होंने अपने नाम और अपना ट्विस्ट ठूँस दिया है, तो ये इनके थोड़ी हो जाएँगे इस प्रकार से। ये तो वैसे ही है जैसे मुगलों ने ऊपर से बिल्डिंग की टोपी काट के अपनी ऊपर की वो पहना दी और नीचे के सारे हमारे वो तो को हमारे शिल्पीकार इतने अच्छे थे कि उन्होंने पान के पत्ते और कमल के फूल और ये न जाने कितनी कलाकृतियाँ बना दी जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है सनातनी सब जो है मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ताजमहल भी तेजोमहल है और इसी तरह कुतुब मीनार जो है वो भी एक विष्णु स्तंभ है। जी, आप सबसे पहले जो गूगल मैप्स पे जाइए वहाँ पर सर्च करिए कुतुब मीनार और वहाँ जाकर उसका नाम जो है बदल के विष्णु स्तंभ सजेशन में डाल दीजिए और उसको एक जो है वो उस तरह से आप कर दीजिए, मैंने तो बहुत पहले ही कर दिया है और ताजमहल के साथ भी उसको तेजो-महल है मंदिर लिख के आप उसका वो चेंज कर दीजिए। तो जब बहुत सारे मास में लोग करेंगे तो उसका नाम अपने आप ही बदल जाएगा। जी, तो आज के मैं इस पे आती हूँ तो ये लड़की की मुझे थीसिस मिल गई और इसने 7 प्रमुख पाप बताए हैं जो माउंट आबू में होते हैं, वेश्यावृत्ति वगैरह बहुत कुछ होता है यहाँ पे। और उसने हर एक का वो दिया है तो मैं एक-एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू में मैं थोड़ा-सा जो है इसके बारे में पढ़ देती हूँ। तो ये देखिए ये इसने फीनिक्स टाइम्स में निकला है इसका और ये देखिए ये खाली वहीं कोई आया है लगता है आवाज़ वैसी हो गई। एसकेजी आपका 2-2 आ गए हैं। तो कौन-सा वाला आपका वो है रियल? अच्छा एसकेजी में 1 मिनट दोबारा से जुड़ जाएँगे एसकेजी। तो मैं जो हूँ ना वो आपके साथ जो है शुरू का ये रखती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर जो है इसने अपनी थीसिस भी करी है और इसने कहा है 7 कार्डिनल सिन्स हैं माउंट आबू में। और ये चीज़ गैज़ेटा, मिरर, न्यूज़वीक, पॉलिटिक्स, सोशल हर जगह बहुत सारी जगहों पे निकली है और ये चीज़ लिखी गई है अक्टूबर 28 को 2010 में 3 बज के 6 मिनट पर। और ये चीज़ रिवील करी गई है ब्रह्म कुमारियों के द्वारा ही। अच्छा देखिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ तो आप लोगों को जो है आसानी हो जाएगी। तो इसका खुलासा स्वयं ब्रह्म कुमारियों ने किया है। माउंट आबू बंदरगाह। तो यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है? जिंदा जलाना, काला जादू, जादू टोना, वेश्यावृत्ति और अनाचार। भारत में प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता के गहन अध्ययन के आधार पर कुछ शोधकर्ताओं ने पाया कि माउंट आबू में विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय दशकों से मानव इतिहास के सबसे घृणित अपराधों को पनाह दे रहा है। सब कुछ सालों तक अच्छे सफेद कपड़ों और मीठी मुस्कान के नीचे छिपा रहा। इस मुद्दे के कई स्तर हैं और इसका भौतिकवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा सकता है। यह भी कहना उचित होगा कि माउंट आबू का अर्थ गंध का पर्वत है, जो टॉल्किन के मोरडोर से मेल खाता है। और जिसने मिस कर दिया है तो मैं बता दूं कि ये जो बोल रही है टॉल्किन का मोरडोर यानी मोरडोर मीन्स माउंट ऑफ ओडर यानी कि गंध वाला पर्वत जो कि इसमें दिखाया है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो सोरोन है उसकी लाल लाल आंखें और जो सोरोन है वो माउंट ऑफ मोडोर पे रहता है यानी मोडोर पर रहता है माउंट ऑफ ओडर पे। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ और में से मेल खाता है।
तो ये वहाँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मोर्डोर से मेल खाता है। मोर्डोर उसकी जगह थी जहाँ ये सौरॉन नाम का बदमाश जो ड्रैकुला जैसा था वो रहता था, उसकी लाल-लाल आँखें थी। यह पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब कुछ राजनेताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों ने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड ब्रह्म कुमारी इसके लिए एक रणनीतिक बिंदु है, पॉइंट है। मतलब कि जो यूके में जो ब्रह्म कुमारीज़ है वो पॉलिटिकल एक प्लेस है। नीचे वर्णित कुछ अपराध इंग्लैंड में भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक्सक्लूसिवली माउंट आबू के बारे में जो अपराध हो रहे हैं, क्योंकि ये लड़की वहाँ जाके इसने ब्रह्म कुमारियों का देखा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनका पहला अपराध पे चलते हैं और इस पे बात करेंगे। इनका पहला अपराध है तथाकथित राजयोग की अग्नि में जलकर मृत्यु। तो सतीश जी, मैं अभी आपको म्यूट कर रही हूँ, मैं थो इसका एक पैराग्राफ पढ़ के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। राजयोग की अग्नि में जलकर मृत्यु। तो ये क्या चीज़ है? इसको इन्हीं के इससे पढ़कर देखते हैं, क्योंकि इसका खुलासा ब्रह्म कुमारियों ने ही किया है। तो आगे चलते हैं। तथाकथित राजयोग की अग्नि में जलकर मृत्यु। भारतीय परंपरा में जीवित लोगों को जलाना आदमखोर या सती प्रथा से जुड़ा है। पश्चिमी इतिहास में जादू और टोने अ, पश्चिमी इतिहास में जांच और जादू टोने के आरोपियों को जलाने के साथ ब्रह्म कुमारी में इसे राजयोग के अभ्यास से जोड़ा गया है, जिसे ब्रह्म कुमारी राजयोग कहती हैं, जो योगिक परंपरा का एक प्राचीन अभ्यास है। उसका किसी भी प्रकार के योग से कोई लेना देना नहीं है, यह झूठ है। यानी यह साफ साफ कह रही है कि राजयोग कोई योग नहीं है और ये झूठ इन्होंने बोला है। 1969 से लेकर 2007 तक ब्रह्म कुमारीज़ की मुख्य प्रशासक बीके कुमार का अपने विश्व प्रदर्शन के अंतिम वर्षों के दौरान गंभीर रूप से बीमार थीं। वह रक्तस्राव से अम, पीड़ित थीं और लंबे समय तक कोमा में थीं। तो ये जो थी ये रक्त से इससे पीड़ित थीं और इसको ना मैं इंग्लिश में भी खोल देती हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें हैं ना हिंदी में वर्ड्स की बजाय इंग्लिश की ब्लीडिंग ज़्यादा। ब्लीडिंग होगा ना, ब्लीडिंग रक्तस्राव। नहीं, नहीं, रक्तस्राव तो मेरे को पता था। ये एक और चीज़ है जो मैं देखना चाहती थी, वो ये था इसका नाम क्या था? बीके कुमार का, यही नाम है। हाँ, ये दादी ये प्रकाश मणि चीफ नाम से जानी जाती थी। ये बीके कुमार का जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर थी। जी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थी, इनका मुख्य प्रशासक। इनका दादी प्रकाश मणि नाम से जाना जाता था इनको। अच्छा। हाँ, तो ये जो थी अंतिम वर्षों के दौरान जो है गंभीर रूप से बीमार थी और रक्तस्राव, जो आप क्या कह रहे थे, ब्लीडिंग है शायद, हेमरेज। हेमरेज हो गया था इसको, ब्लड हेमरेज, और लंबे समय तक कोमा में थी और उनके छात्रों और अनुयायियों में आधुनिक चिकित्सा की खोजों और नवीनतम प्रमाणों की उपेक्षा की कि कोमा में 50% से अधिक रोगी पूरी तरह से सचेत हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये ऐसे मुझे ज़्यादा आराम रह रहा है कि इसके जो स्टूडेंट्स थे और फॉलोवर्स थे, उन्होंने क्या किया कि इसको जो है मॉडर्न मेडिसिन नहीं दी, क्योंकि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि 50% जो पेशेंट होते हैं कोमा में, वो उनको कॉन्शियसनेस होती है, ये नहीं कि वो मर गए हैं। वो अवेयर होते हैं, 50% कॉन्शियस होते हैं, 50% अनकॉन्शियस। यहाँ कुछ पर्सनल टेस्टिमोनीज दी गई हैं। तो कुछ लोगों ने ये टेस्टिमोनी दी है, ये कहा है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी जब मुझे पता चला कि मेरे साथ वास्तव में क्या गलत था। यह मेरा दूसरा जन्म था। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कंप्यूटर के माध्यम से अपने दोस्तों से बातें करना चाहती हूँ और अपने जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं मरी नहीं हूँ। अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स ए देखें। तो ये एक ने लिखा है। जो बीके कुमार का थी, जो दादी प्रकाश मणि जो सतीश जी कह रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स थे, उन्होंने कोई भी उसको जो है मॉडर्न चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह नहीं दी, जिनका कि जो दी जाती हैं आजकल, और बल्कि उन्होंने जो है राजयोग करने की कोशिश करी। और
मेडिकल स्टैंडर्ड्स का अगर आपको डिटेल देखना है तो अपेंडिक्स बी में अटैच्ड है। ब्रह्म कुमारी जो हैं वो बीके कुमार का को डेड ऑब्जेक्ट समझती थीं। देख लीजिए, इसको हिंदी में भी देख लीजिए। ये कहती हैं कि ब्रह्म कुमारियों ने बीके कुमार का को मृत वस्तु तथा कथित राजयोग अभ्यास की एक वस्तु माना और इस अभ्यास के लिए लंबे समय तक उनका उपयोग किया। फिर उन्होंने उनके शरीर को जला दिया। बीके जानकी ने स्वयं अपने शरीर को मुखाग्नि दी। क्या मतलब इसका? बीके जानकी ने उसकी शरीर को जलाया, बीके गुलजार ने उसको हेल्प किया। और ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ब्रह्म कुमारी जो हैं वो बहुत लोगों को मृत वस्तु समझती हैं और वो राजयोग प्रैक्टिस करती हैं जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा जो है सफरिंग होती है। और ब्रह्म कुमारी इसको कहती हैं प्यार, पीस और सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश मणि की बॉडी को जानकी ने जलाया और उसको हेल्प करी ब्रह्म कुमारी गुलजार ने। और ब्रह्म कुमारियाँ जो है कई लोगों को मृत वस्तु समझती हैं और राजयोग उन पर करके यानी कि उनके ऊपर त्राटक करती हैं। मतलब कि वो उनके मेरे ख्याल में मतलब जब हम किसी को वश में करते हैं ना, तो वश में करने का एक तरीका ये भी है कि एक चीज़ तो आपको पता है कि अपने आज्ञा चक्र पर देखते रहो। इसके बाद जब आपको अभ्यास हो जाता है अपने आज्ञा चक्र पे देखने का, तो आपको अगर किसी और को कंट्रोल करना हो, किसी और का माइंड, तो आप उसकी तस्वीर वहाँ रख दीजिए और उसकी आँखों के बीच में देखते रहिए और कुछ समय के बाद उसकी तस्वीर भी हटा के उसकी कल्पना करके उसके आँख के बीच में देखते रहिए, तो वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में हो जाता है। तो ये एक तंत्र विद्या है जो मैंने किसी परम कल्याण साधन या पता नहीं कौन सा चैनल है उस पर मैंने ये चीज़ सुनी थी। तो सतीश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये जो है लोगों को मरी वस्तु समझते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये इनका एक रहता है कि नष्टो मोहा बनना है इनका। में नष्टो मोहा जो अपना गीता में वर्णित है नष्टो मोहा, उसका इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्जेगरेट करके उसका अर्थ ही बदल दिया है। मतलब किसी भी चीज़ में मोह नहीं रखना है और एक वस्तु के हिसाब से इंसान को यूज़ करना है। मोह नहीं रखना, उनसे काम लेना है और हर प्रकार की सेवा लेनी है और बाद में ऐसा भूल जाना है। एक क्लास भी है सूरज भाई का जिसमें बोला है कि हम सेवा के लिए एकत्र होते हैं, आपस में सेवा करते हैं और बाद में ऐसे हो जाते हैं जैसे हम किसी को जानते ही नहीं हैं। तो ये इनका सही बात होगी कि एक वस्तु के रूप में ट्रीटमेंट करी जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाव होगा तो ये डरते हैं कि भाई मेरे को मोह ना हो जाए। ये एक बात होती है इनमें कि मोह से डरते हैं कि किसी में अगर ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाएगा, ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, वो कल नियर एंड डियर हो जाएंगे तो फिर मोह हो जाएगा। इसलिए शायद ये इन्होंने रिसर्च में ऐसा लिखा है। विन्नी जी का भी आंसर मेरे को सही लगा कि डेड बॉडी पर तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, फिर उसके प्रेत को गुलाम बनाते हैं। करते हैं। अब अच्छा, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन देना बंद कर दें, जो कोमा के मरीज है वो कोई डेड तो है नहीं, लेकिन ये उनको डेड ट्रीट करते हैं। डेड। हाँ, तो ये एक जो है बात हमने देखी कि जो ये जीवित लोग हैं उनको भी डेड मान के चलते हैं। टीचिंग्स में क्लियर आता है ना कि अपने आप को मरा हुआ समझो, जीते जी मरा हुआ। इनको जीते जी मरने का भोग भी लगवाते थे लोग कि अपने को जीते जी मरा हुआ मानो आप खुद को भी। ऐसे ट्रेनिंग भी मिलती थी, मतलब टीचिंग्स में भी आता था ऐसे कि हम जीते जी मर गए हैं, ये दुनिया मरी हुई समझो। जी, तो ये तो हमने पहला इनका पाप देखा कि राजयोग की अग्नि में जलकर इनकी मृत्यु, और जो है वो बल्कि इस तरह उनको पीड़ा पहुंचती है कोमा वालों को अगर आप उनकी आंखों के बीच में जो है वो त्राटक करें। दूसरा है अपराध इनका काला जादू करना।
अब काला जादू का इसने क्या दिया है वो मैं आपको पढ़ती हूँ। उसी के जो पीएचडी जो करी है, और ये लड़की भी बड़ी तेज़ है, ये पहुँच गई माउंट आबू अपना पूरा। अच्छा, ये मैंने इस लड़की के बारे में कल देर रात तक पढ़ा। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और जिनको पता ना हो एंथ्रोपोलॉजी, मैंने एक सब्जेक्ट लिया था जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो हमें 2 सब्जेक्ट लेने होते थे जो आपके साइंस से रिलेटेड ना हो, बिल्कुल ही अलग हो। तो मुझे नहीं पता था एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो मैंने ले लिया। उसमें ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किसी सभ्यता को देखने जाते हैं और उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, बस चुपचाप उनको ऑब्जर्व करना होता है। जैसे बीहड़, अमेज़न के जंगलों में जो नंगे लोग रहते हैं, उनके केसेस हमने करे, तो कैसे लोग जाते हैं वहाँ पर और रहते हैं उनके बीच में, दूर से उनको देखते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं, कैसे इमोशंस रखते हैं, कैसे एक-दूसरे से व्यवहार करते हैं, उनकी क्या मान्यताएँ हैं इत्यादि। लेकिन वो अपना वेस्ट का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं डालते। तो वो जो है सभ्यता है वो पवित्र रहती है। तो मतलब जो भी जैसी भी थी उसको चेंज नहीं करते। तो ये होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये लड़की पोलिश थी, ये अपनी पीएचडी कर रही थी एंथ्रोपोलॉजी में, और इसलिए ये गई थी माउंट आबू, और वहाँ पर जाके इसने चुपचाप ऑब्जर्व किया, और ब्रह्म कुमारी इसका ये सब इसने तब लिखा है अपना। तो इसके आगे देखते हैं, और ये चीज़ें इसको ब्रह्म कुमारियों ने ही बताई हैं। ये कौन से साल की रिसर्च है ये? अ, ये तो मैंने अभी आपको वो बताया था ना, 2009 का आपको मिल जाएगा उसमें। यहाँ 2010 आगे का दिया हुआ है, मैं आपको दे दूँगी। उसका जो है, क्योंकि ना मैं जब मैं अपनी पीएचडी कर रही थी तो मैं मेंबर थी, तो मेरे को फ्री में मिल जाते थे सबके आर्टिकल्स पढ़ने को। अब जो है इसका आर्टिकल मेरे को परचेज़ करना पड़ेगा $22 में, तभी मैं पढ़ पाऊँगी। तो ये मेरे को आज ही स्ट्रीम करनी थी, तो कोई तुक नहीं बनती थी कि मैं $22 दे के इसका आर्टिकल खरीदूँ। तो इसने किताबें भी लिखी है, पावर ऑफ साइलेंस नाम की एक बुक भी इसने पब्लिश करी है, और भी इसने बहुत सारे लेख लिखे हैं, और तो आप इसको देख लेना, मैं आपको दोबारा से इसका वो दिखा दूँगी। मैंने अभी आपको नाम इसका दिखाया था, ये है इसका नाम, हम्म, ये पोलिश है, वॉर्सो यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस है 2009 की। तो इस पीएचडी में कम से कम 5 इयर्स लगते हैं, तो इसने 5 साल पहले स्टार्ट करी होगी। तो ये है इसका। तो अब मैं आगे चलती हूँ, तो मैं आगे बताती हूँ जादू टोने का। तो अपराध नंबर 2 है काला जादू करना, और ये ब्रह्म कुमारियों से इसने वहीं पर जाकर उन्हीं से ये बातें जानी हैं, और ये केवल माउंट आबू का बताया जा रहा है। जादू, जिसे कभी-कभी टोने-टोटके के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर विभिन्न वैचारिक प्रणालियों में वर्णित तकनीकों द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए चेतना में हेरफेर या ऑटो सुझाव का अभ्यास है। यह अभ्यास अक्सर धर्म, रहस्यवाद, जादू टोना विज्ञान और मनोविज्ञान के विचारों से प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जादू को एक व्यक्तिगत घटना के रूप में मानते हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना है, न कि सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली सामाजिक घटना के रूप में। तो मतलब यहाँ पर इतना बताया गया है कि जादू से लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ये कोई सामूहिक उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। सिद्धांत न्यूरोसिस के रूप में जादू से लेकर बुरे विज्ञान यानी बैड साइंस के रूप में जादू से लेकर चिंता निवारण के रूप में जादू तक हैं। ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें। यहाँ पढ़ती हूँ, मैजिक जो है उसको सॉर्सरी भी बोलते हैं, और ये प्रैक्टिस है कॉन्शियस मैनिपुलेशन का। यानी आप जानबूझ के, ये नहीं कि आप अनकॉन्शियसली किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, बल्कि ये कॉन्शियसली आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो। या ऑटो सजेशन है, या आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि एक डिजायर्ड परिणाम आप लाओ, जैसे आप बहुत सारे टेक्निक्स यूज करके ये चीज करते हो। और अम, ये प्रैक्टिस जो है अगर इन्फ्लुएंस हो जाती है रिलीजन से, मिस्टिसिज्म से, ऑकल्टिज्म मतलब तंत्र, साइंस और साइकोलॉजी से। साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं वो मैजिक को एक पर्सनल फिनोमिना मानती हैं, और जो कि इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करता है, ना कि ये एक सामूहिक उद्देश्य है। मतलब और थ्योरीज जो हैं वो मैजिक से, न्यूरोसिस से मैजिक, और बैड साइंस से मैजिक एक एंजाइटी रिलीफ
बहुत तरह की मैजिक हैं। बहुत सारे साइंटिफिक और एकेडमिक डाटा के लिए आप जो है पब्लिक बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी में ये कैसे होता है? तो यहाँ देखते हैं ब्रह्म कुमारी में यह कैसे काम करता है। जादुई शक्ति और बड़े पैमाने पर दर्शकों पर नियंत्रण बढ़ाने का पहला और मौलिक साधन दृष्टि। यानी देखिए सबसे पहले दृष्टि देते हैं ये लोग। हम्म, फिर हाँ अंगूठियां बहुत लगाने के समारोह हैं। अब देखिए आपको यहाँ से पता चला कि ये अंगूठियां लगाने का समारोह और दृष्टि ये बिल्कुल कॉमन है। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो है वो दृष्टि डालता था और लाल रंग की उसकी आंख थी और सारे में रिंग जो है रिंग बेरर था। तो ये रिंग समारोह और दृष्टि डालना रिंग देना ये बिल्कुल वही है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में है। आगे देखते हैं नेताओं द्वारा दर्शकों को दृष्टि देना और अंगूठी पहनाने का आविष्कार ब्रह्म कुमारी के मुख्य प्रशासकों में से एक ने किया था। उदाहरण के लिए ब्रह्म कुमारी के एक अनुयायी द्वारा अंगूठी प्राप्त करने का समारोह सभा के साथ उसके पुनर्मिलन का एक अनुष्ठान है। गुरु एक निचले स्थान पर होता है और अपने गुरु के सामने वो झुकता है। ये मेरे को इधर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि जो इनका एक समारोह फॉलोअर होता है और वहां पर वो जो गुरु के सामने वो झुकता है और उसके सामने कभी-कभी घुटना झुकाकर भी मतलब बैठता है घुटनों के बल। और जो गुरु है वो उस पर मर्सी देता है और वो उसको उसकी गैदरिंग में आने देता है और उसके माइंड और बॉडी पर कंट्रोल करता है। ये रिचुअल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इसने अपनी एकेडमिक रिसर्च जो पीएचडी की थी और एग्निस्का इस लड़की का नाम है जिसने पावर ऑफ साइलेंस जो है अपनी पीएचडी करी उस पर इसने डॉक्यूमेंट करा है पूरा कि कैसे ये गुरु और दृष्टि डालता है और फिर अंगूठी समारोह है ये और कैसे वो उसके माइंड और बॉडी को कंट्रोल करता है। और उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि कैसे गुरुज जो हैं ब्रह्म कुमारी के वो ये मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। और उसके एकेडमिक शोध में अच्छी तरह प्रलेखित है जिसका शीर्षक पावर ऑफ साइलेंस है। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार ब्रह्म कुमारी के गुरु मौन की शक्ति के माध्यम से अपने अनुयायियों को अभिभूत और वश में कर लेते हैं। चित्रों और विस्तृत विवरण के लिए देखें एग्निस्का कोसियंस्का पोटेगा सिस्की वॉर्सो यूनिवर्सिटी प्रकाशन 2009 परिशिष्ट सी मतलब अपेंडिक्स सी में जो है उसने इनके चित्र लिए हैं कि ये कैसे वशीभूत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी ये वर्णन किया है कि वे तथाकथित भगवान के साथ संवाद करने के लिए अपनी जादुई शक्ति करिश्मा और चुप्पी का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आप बोलिए इन सतीश। लोगों का एक सिस्टम ऐसा रहता है कि जैसे दृष्टि का सिस्टम रहता है। जैसे इन्होंने बताया ना गुरु एक हाई पोजीशन पे रहता है तो इसको संदली बोलते हैं। तो संदली क्या मतलब बोलते हैं? संदली एक मतलब ऊंचा सोफे जैसा रहता है बैठने के लिए। तो उसके ऊपर वो बड़ी दीदियां वगैरह बैठती हैं और लाइन से एक वन बाय वन जो जितने भी फॉलोअर्स रहते हैं वो आते हैं उनसे टोली लेते हैं। टोली मतलब प्रसाद का रूप रहता है और दृष्टि लेते हैं। दृष्टि मतलब एक आंखों में आंखें मिला करके उसको लेना। उसमें हमको तो ये बताया गया था कि अपनी जो शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हैं वो थ्रू आंखों से दूसरों की आंखों में ट्रांसमिट करना है। तो उसको दृष्टि लेना और दृष्टि देना बोलते हैं वो लोग कि हमारे अंदर की शुद्धता दूसरे में ट्रांसमिट करना है, ये वो भेजना है। तो ये दृष्टि का मतलब जो हमको समझाया गया था वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। तो ऐसा पूरा का पूरा मॉब ऐसे चलता था। मतलब 20,000 भी लोग हैं तो बहुत सारे 20,000 वन बाय वन ऐसे चलते हैं और एक सौगात एक गिफ्ट के रूप में सौगात दी जाती है, टोली दी जाती है और दृष्टि दी जाती है। जितनी भी सबसे सीनियर दादी बैठती हैं फिर उससे उसके नीचे वाले ऐसे हायरार्की में बैठ के वो जितने भी आते हैं उनको सौगात के रूप में उनको दिया जाता है ये। जी। और दृष्टि का मैं बताना चाह रहा था कि बहुत महत्व है इसमें कि हमको दृष्टि मिली दादी से। ये अगर अपने आप में अगर मिला
बाबा से दृष्टि मिली, जैसे बाबा का अवतरण जब बताते थे कि बाबा का अवतरण हुआ है, तो बाबा ने मेरी तरफ दृष्टि दी, उसने मेरी तरफ देखा। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती थी उस टाइम। हुँ। एक बात मैं कुछ कहने वाली थी, मेरे दिमाग से उतर गई, बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात कहने वाली थी। दृष्टि तो दी थी। अ, कि ये लोग ये याद आएगा तो बताऊँगी, अभी सोच रही थी मैं एक बात और बताने की। अ, तो ये लोग काजल तो लगाते हैं कि कोई इनकी आँखों में प्रवेश ना कर जाए, तभी ये सुरमा जो लगाते हैं। जी, काजल तो लगाती हैं। हाँ, तो जब ये दृष्टि डालते हैं तो फिर इनके अंदर कोई प्रवेश तो कर नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सुरमा लगाया हुआ है। लेकिन जो नया व्यक्ति आता है उसने तो सुरमा नहीं लगाया हुआ, तो ये उसके आँखों के ज़रिए जो है ये एक कहावत भी है ना, द आईज़ आर द डोर्स ऑफ योर, ऐसा कुछ करके कहावत हार्ट। भी है मेरे को, हम्म। है ना? तो ये उससे प्रवेश करते हैं। क्या बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली थी। तो इस जादू टोने के बारे में आपको और कुछ बात कहनी है? नहीं, मैं तो इतना सही सीरियसली बताऊं तो ऐसा कोई मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि जादू टोना हो रहा है। मेरे को तो अब लव बॉम्बार्डिंग और विनाश के बारे में बहुत मेरा माइंड में पूरा भर गया नहीं, था। जादू विनाश। टोना तो है, क्योंकि वो जो लड़की एक आई थी ना जिसके लिए मैंने किसी और उसमें स्ट्रीम किया था, तो वो कह रही थी कि वो जो आदमी ये राजियों के बाद ही एक भूत चढ़ा देते हैं आपके ऊपर। तो उसने लड़की ने देखा कि उसकी आँखें जो हैं वो लाल-लाल हो गई, उसके पूरे दाँत काले हो गए, और वो जब जैसे ही उसने कहा ना कि मैं नहीं आऊँगी दोबारा, तो फिर वो जो है ज़ोर से चीखने लगा, और इसने देखा कि वो जो दूसरी दादी थी वहाँ पर बैठी हुई बड़ी दीदी, वो भी बहुत बाल खोल के, और उसके भी वैसा हो गया था, वो भी भूतनी लग रही थी, और इसने पैरों के चिन्ह और वहाँ पर मिट्टी के वो देखे, और ये सब इसने जो अपना बयान किया था उससे मुझे पक्का पता था कि इसके ऊपर भूत आता था, क्योंकि एकदम से वो लोग जो है कहते हैं कि हाँ, स्कूटर स्टार्ट करके वो पहुँच जाती थी मंडली में। हाँ, तो ये एक ये चीज़ है ऐसा जो उसके ऐसा अंदर इसमें कुछ लगन सी, भूत जो है ना ऐसा उससे इसमें करवाता था ये। ऐसा इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि ये लेडीज में ज्यादा आता है? क्योंकि जेंट्स का ऐसा कोई अनुभव मैंने कभी सुना नहीं ना। आपने कोई पॉडकास्ट में किसी जेंट्स ने ऐसा अनुभव सुना है? मैं तो अपना अनुभव सुनाऊं। जेंट्स के मतलब ये लड़कियों को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं ना, तो लड़कियों पे हाँ, इनके भूत ज़्यादा होते हैं। वो वही वाली बात है, जैसे दरगाह में आप जाते हो तो ये भूत पीछे लगा देते हैं। मुझे तो ऐसे बाबा की जैसे मेरे को हेल्प मिल रही है इस टाइप के आते थे, लेकिन अंदर मेरे को एक बहुत ही डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाती थी और मेरे को गुस्सा बहुत आता था। मैं टॉलरेट ही नहीं करता था। और कोई भी सामने खड़ा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति खड़ा हो, जैसे मेरा बॉस का मैंने बताया था पीछे, उनके ऊपर भी मैंने चिल्ला दिया था। मतलब मैं कौन खड़ा है, किससे मैं बात कर रहा हूँ, कोई लिहाज नहीं करता था। ऐसे अंदर से मेरे को बहुत ही एक गुस्से की भावना आ जाती थी और मैं कुछ भी कर लेता था। मेनली सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स के साथ होता था ये। हाँ, तो ये जो भूत और जिन्न हैं यही करवाते हैं। तो जो साईं बाबा था, चाँद मियाँ, वो भी गुस्से से काँपने लगता था, उसका शरीर काँपने लगता था, उसकी आँखें लाल हो जाती थी। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन सी आ रही हैं अब। जो उधर है, जो वो यही है, वो काफ़ी कुछ हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ। तो अभी तक हमने इनके 2 पाप देख लिए। हमने देखा कि पहला पाप था राजयोग की अग्नि में जलकर मृत्यु, और दूसरा था काला जादू करना। और ये लड़की जो है वो तो एंथ्रोपोलॉजी पीएचडी कर रही है, तो इसने ब्रह्म कुमारियों से ही ये बात लिखी और सुनी है। तो उसने अपने मन से कुछ भी नहीं करा। आगे चलते हैं। तो इसको मैं तीसरा है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मृतकों को बाहर निकालकर भविष्यवाणी करने की एक विशेष विधा है। निग्रोमेंसी यानी नाइजर काला के रूप में समझा जाता है, जो इतालवी, स्पेनिश और पुराने फ्रांसीसी रूप हैं। यह शब्द काला जादू या काली कला का सुझाव देता है, जिसमें अद्भुत परिणाम पूरी बुरी आत्माओं की एजेंसी के कारण होते हैं।
जबकि सफ़ेद जादू वे मानवीय निपुणता और चालाकी के कारण है। मुझे ये समझ में नहीं आया तो मैं इधर से पढ़ती हूँ। नेक्रोमेंसी जो है वो डिविनेशन का एक स्पेशल मोड है और बाय द एवोकेशन ऑफ द डेड अंडरस्टूड एज ये तो ठीक है। अच्छा, तो ये जो काला जादू और काली कला है ये तो इविल स्पिरिट्स की है, लेकिन एक व्हाइट मैजिक भी होता है जो कि ह्यूमन डेक्सटेरिटी यानी कि हाथ की जो कला है, जैसे हाथों से, जैसे वो सत्य साई बाबा निकालता था पुड़िया, वो हाँ, और ट्रिकरी है, वो व्हाइट मैजिक बोलते हैं उसको। और जो ये प्रैक्टिस है नेक्रोमेंसी की, वो ये बिलीव करती है कि सोल जो है वो डेथ के बाद भी बच जाती है। ये possession of a superior knowledge by the disembodied spirit and the possibility of communication between the living and the dead, यानी कि यहाँ इनके जो मर गए हैं और जो अभी जिंदा हैं उनके बीच में इसको हिंदी में भी पढ़ देते हैं। नेक्रोमेंसी की प्रथा में मृत्यु के बाद आत्मा के जीवित रहने, अशरीरी आत्मा द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार, यानी जो आत्मा निकल गई है, शरीर छोड़ दिया है, वो अशरीरी आत्मा है, उसको श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार और जीवित और मृत के बीच संचार की संभावना पर विश्वास शामिल है। इस संचार की परिस्थितियां और स्थितियां, जैसे समय, स्थान और पालन किए जाने वाले संस्कार, उन विभिन्न अवधारणाओं पर निर्भर करती हैं जो दिवंगत आत्मा की प्रकृति, उसके निवास स्थान, पृथ्वी और उस शरीर के साथ उसके संबंधों के बारे में मानी जाती हैं। ये पहले रहता था जैसा कि देवता अक्सर होते थे, लेकिन मानव नायकों को देवताओं के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। नेक्रोमेंसी पुराणक कथाओं और दानव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है और मृतकों की वाणी को हमेशा देवताओं की वाणी से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जो तुम्हारे पुरखे मर गए हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है एक, कि मतलब जो तुम कैसे पता करोगे कि ये देवता हैं या तुम्हारे पितर हैं। अब देखिए हमारे सनातन धर्म में तो जो है सबसे पहले इसके ऊपर जो लोक है वो पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर देवलोक है। तो जो है वो देवलोक तो पितृलोक के भी ऊपर है। और जी, यहाँ पर जो है ये क्या कह रहे हैं कि पौराणिक कथाओं और दानव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है और मृतकों की वाणी को हमेशा देवताओं की वाणी से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म कुमारियां 1969 से नेक्रोमेंसी का अभ्यास कर रही हैं। तब से वे दादा लेखराज कृपलानी, जिन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, को उनके साथ बैठकें मनाने, उनकी बातें सुनने और जैसा कि वे अक्सर दोहराते हैं, उनसे प्यार प्राप्त करने के लिए बुलाते रहे हैं। दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा का निधन 18 जनवरी 1969 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। अब अगर वो देव होते तो उनका निधन कैसे हो गया, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये लाइन ही अपने आप में, कि उनका अगर निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया तो इसका मतलब तो वो उनका मनुष्य शरीर था। अब अगर उनका मनुष्य शरीर था तो फिर वो देवात्मा तो थे नहीं, ना तो वो फरिश्ते थे, क्योंकि फरिश्ता जो होता है उसका शरीर मानव शरीर नहीं होता, वो तो वो लाइट का मनुष्य बना होता है। मनुष्य तो शरीर वो लास्ट जन्म में थे। जैसे जन्म मतलब इनके थियोरी के अकॉर्डिंग लास्ट जन्म में इनका मनुष्य तन था और मनुष्य साधारण आत्मा थी उनकी, और यही फिर पुरुषार्थ के द्वारा और परमपिता परमात्मा के ज्ञान के द्वारा पवित्र बनती है, और यही फिर कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के फिर वो सतो प्रधान बनती है, जिसको 16 कला संपूर्ण बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो अभी इनका ब्रह्मा बाबा, उसको कैसे कह सकते हैं ये, जब कि उसका तो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई, तो हाँ, वो उसका तो साथ एक आम आम था ना, तो हाँ, जब वो बनेगा कृष्ण तब तो उस जमाने में बनेगा ना, तो अभी कहाँ हाँ, से आ गया? अभी तो उसकी अभी तो साधारण आत्मा ही रही ना। और जो तो अभी उसका इनकी जो एक दादी जानकी के बाद जो दादी देवकी नाम की थी, उसने तो ये कहा कि उसके ऊपर ब्रह्मा उसके ऊपर जो है वो शिव बाबा भी आता है और लेखराज भी अलग से आता है। गुलजार के ऊपर, हाँ, दो मतलब पहले शिव बाबा उसमें आते हैं ब्रह्मा में, और ये दोनों की आत्माएं फिर इनमें आती, गुलजार में आती थी, ऐसा बोला गया था।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मतलब लास्ट जन्म में ब्रह्मा थे जिनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया कि ये ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान प्रचारित करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए इनको ब्रह्मा नाम रखा गया। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो के फिर कृष्ण बनेंगे। अभी भी बने नहीं है, अभी एज ए मतलब इनके थियरी के हिसाब से अभी भी ब्रह्मा ही है वो, लेकिन सूक्ष्म शरीर में है। हाँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बन जाएंगे। ये नहीं, तो कोई भी बन गारंटी सकता है। गारंटी तो गारंटी नाम की तो कोई चीज ही मतलब नहीं ये कि ये तो है। कोई भी किसी की भी, अगर उनकी तो साधारण आत्मा थी, ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जिनकी हैं? आत्माएं हैं, वो भी तो कृष्ण बन सकती हैं। ये तो कोई तुक ही नहीं है। नहीं, वो तो है ही। अरुण जी, आपका क्या कहना है? जी अरुण जी बोलिए। मैं हाँ, जी जी, मैं तो इनकी कहानियां सुन सुन के ही सोच में पड़ गया हूँ कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। साइंटिफिक तरीके से अलग बातें आ रही हैं सामने, कल्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ अलग आ रही हैं। इंडिया में आपने जो लोग शुरू में सुना एक्सपीरियंस था मैंने क्या कहा था? शुरू हाँ में जो हाँ मैंने हाँ, जी जी कंपैरिजन किया था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, जो माउंट ऑफ जी जी ऑर्डर जी जी था। जी 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 हाँ, जी, हाँ। सुना था। और तो अभी सोरोन की काफी लोग आंख आ रहे, देखी थी आपने, लाल लाल। जी जी, अभी काफी लोग जुड़ रहे हैं मुझसे जो अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें जान का खतरा है। आज भी 2 लोग जुड़े हैं। मैंने कहा यार तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, उससे मैं कुछ काफी नॉलेज गेन कर रहा हूँ। तो ये तंत्र मंत्र का है, साइंटिफिकली तो हम बिल्कुल प्रूव नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन है ये चीज, जी, ये मुझे जी। विश्वास तो हो मैं, गया है। हाँ, तो आप देखा कि कितना वो लॉर्ड ऑफ द रिंग में कितना सही दिखाया कि जो सोरोन है वो माउंट ऑफ ऑर्डर पे रहता है, जिसको मॉर्डर कह दिया है, गंध का पर्वत। और ये माउंट आबू भी माउंट का, इसने कहा है कि ये भी गंध का पर्वत है, बिल्कुल वही है। और वहां पर वो राक्षस रहता था जो काउंट ड्रैकुला जैसा, सोरोन नाम का। और उसकी लाल लाल आंखें थी, और वो भी एक रिंग सेरेमनी करता था। और ये भी यहाँ पर जो है आबू में रहकर रिंग सेरेमनी होती है यहाँ पर। कितना जी इसने जी जी लिंक जी निकाल लिया है। अच्छा, मैं इसको आगे थोड़ा-सा पढ़ के ख़त्म करती हूँ। तो दिल का दौरा पड़ने से जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। ये शेयर हो रहा है ना? 1 मिनट, हाँ, हो रहा है। तो नेक्रोमेंसी सिद्धांत के अनुसार दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा को भूत-प्रेत मानना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद से ब्रह्म कुमारीज़ अपने उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग कर रही हैं। विशेष रूप से बीके कुमार का, जिनकी दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब बहुत प्रशंसा करती थीं, ने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों में जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने खुद को उनकी पत्नी, विश्व माता होने की घोषणा की और जनता को आश्वस्त किया कि वह विश्व के पिता हैं। हालांकि यानी कि सुप्रीम फादर हैं वो। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बीके कुमारका ने जो घोषणा की वह सच है। अपनी बात को साबित करने में सक्षम होने के लिए बीके कुमारका और उनके सहायक बीके गुलजार के शरीर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि गुलजार के ऊपर पहले तो वो उसके ऊपर आता था, बीके कुमारका। और अब नहीं, अब बीके कुमारका और उसकी जो चेलियां हैं वो गुलजार के बॉडी को यूज कर रही हैं। इसने थोड़ा-थोड़ा दिया है यहाँ पर, गुलजार की बाकी बॉडी में इसका ही आता पूरा था। डॉक्यूमेंट जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। तो हाँ, नेक्रोमेंसी जो है वो यहाँ पर प्रूव हो गई। नेक्रोमेंसी जो है वो एक मृतकों को बाहर निकालकर भविष्यवाणी करने की विशेष विधा है। ये किसी के बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, कोई किसी से बातचीत कर रहा है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज़। तो ये कह रहे हैं नेक्रोमेंसी क्या होता है कि हम मृतकों को बाहर निकाल के भविष्यवाणी करते हैं। तो मृतक जो हैं उन उनमें से निकलवाकर और भविष्यवाणी करने को नेक्रोमेंसी कहते हैं, और ये वही कर रही हैं नेक्रोमेंसी। ये इसका तीसरा अपराध है ब्रह्म कुमारियों का, कि मृतक लोगों में से भूत निकाल के, और भूत तो सवारी ही करता है। आप क्या कहेंगे सतीश जी? हाँ, इसमें एक पॉइंट बोलना चाहता था। जैसे बीके में कोई मर जाता था तो भी मतलब क्या है, बाबा के संदेश इस टाइप से भी आते थे कि ये जो आत्माएं हैं गई हैं वो आपस में मिलती हैं ऊपर, जिसको सूक्ष्म वतन बोलते हैं।
वहाँ पे सभी आत्माएं सब मिलती हैं ऊपर, और उनकी बैठक में क्या क्या बातें हुई ये भी सब संदेश के रूप में आता था। ये हर थर्सडे को आज भी आता है कि वो जैसे कुमार का दादी है, दादी गुलजार है, फिर मम्मा है, और जो बड़े भाई थे जगदीश भाई करके थे, जो गुजर गए हैं, वो ऊपर मिलते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, और किसने क्या कहा, किसने क्या क्या, ये भी बातें आती है संदेश में। तो इसके पीछे क्या आपका क्या क्या कहना है, मतलब इसके पीछे कैसा मैं तो हुआ वही होगा? कहूँगी कि जो हमारे तो ईश्वर जो हैं वो अवतरित होते हैं, और सवारी तो केवल भूत पिशाच ही करते हैं। नहीं, अगर आप हाँ, दरगाह नहीं, पे जाएँगे इनकी तो भी इनकी जो भूत पिशाच मीटिंग्स होती है हैं। ऊपर, ये सही में होती है कि फेक है, ये झूठ बताते हैं, क्या है इनका? अब भूत पिशाच आपस में मीटिंग करें तो ये उनकी मर्ज़ी है, पर वो तो भूत योनि में ही जाएँगे ना मर के, जो लोग इनको नहीं, फ़ॉलो ये करेंगे। नीचे से संदेश ही दादी जाती है, और ये सब वहां से न्यूज लेके आती है और हमको सुनाती है, पब्लिक में हाँ, तो सुनाती है। अब एक बात है ना, वो जो कर्ण पिशाचिनी थी, गीता के उसमें लिखा है, जो अगर आप राम सुखदास जी की गीता पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक आदमी था, उसको हर कुछ पता चल जाता था भूत भविष्य का, तो वो सबका बता देता था, उसके बोलने से पहले ही बता देता था, तुम फलानी जगह से आए हो, तुम्हारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। तो दूसरा आदमी, एक आदमी उसके ऊपर इतना ज़्यादा, उसको ये बात अच्छी लगी कि उसने पूछा उससे कि आपको कैसे पता चला? तो वो टालता रहा, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पड़ा ही रहा कि मुझे बता दो, ये विद्या सिखा दो मुझे भी। तो फिर एंड में उसने कहा कि देखो, कर्ण पिशाचिनी जो है वो मेरे कान में आकर मुझे बता देती है। तो फिर उसने कहा कि ये विद्या मुझे भी दे दो, लेकिन देखो जब वो मरने लगा तो वो उसके समुद्र की ओर भागा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उसने देखा आई और उसे घसीट कर ले गई। तो अगर आप जो है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, हो सकता है वो सही बात भी बता दें आपको, लेकिन आप उसी लोक में जाएँगे। और फिर आप भी जो है जासूस बन के इधर-उधर लोगों के ऊपर जाएँगे, और आप भी उनकी टोली में शामिल हो जाएँगे, जो दूसरों को जा के और ब्रह्म कुमारियाँ बनाएगी और उस पिशाच के पास ले जाएगी। बोलिए अरुण जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, क्या सोचे इनके बारे में, कितना अंदर ये जा चुके हैं। कुल मिला के मैं इसको मानता हूँ कि ये अपने हमारे दिमाग से खेलते हैं। ये तो मुझे मालूम है, कन्फर्म है, साइंटिफिक प्रूफ्ड है ये। बाकी तंत्र मंत्र है नहीं है इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं इस पे विश्वास ये करता आपने नहीं बहुत हूँ। अच्छी बात करी। अगर आप जानते हैं डॉक्टर फिल को, तो मैं डॉक्टर फिल को बहुत सुनती हूँ। तो 8 उन्होंने पाप बताए हैं, 8 इविल थिंग्स। पहली बात कि जो सबसे दुनिया के जो बहुत इविल लोग हैं, उनमें 8 चीज़ें बहुत कॉमन है। पहली बात कि वो एंटाइटल्ड फील करते हैं, कि मतलब ये चीज़ तो हमें, एंटाइटल्ड हैं हम इसके। हर चीज़ में अपने आप को एंटाइटल्ड समझना कि भई ये चीज़ तो हमें मिलनी ही है, हम एंटाइटल्ड हैं। सुप्रीम फादर होंगे तो हम होंगे, हम ये होंगे, हमारे को ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, हम एंटाइटल्ड हैं। मतलब उसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी है ये चीज़ तो हमें मिलनी चाहिए थी। दूसरी है कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि दूसरों के प्रति जो है वो एम्पैथी, यानी कि हम दूसरे के शूज़ में जो है वो जाकर सोचें, और हम किसी के साथ जब देखते हैं विपदा, या उसको कोई कष्ट हो रहा है, जैसे हम किसी को देखें कोई किसी का हाथ काट रहा है तो हमारे भी हाथ में दर्द होने लगता है, या हमारे को जो एक्सट्रीम एम्पैथेटिक लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। ये जो ईविल और बदमाश लोग हैं ना, इनके अंदर एक स्विच होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर फिल जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने बताए हैं ये। तो जो उनके अंदर एक स्विच होता है, कभी-कभी ना वो दूसरों के रोते हुए देखेंगे तो वो बन जाएँगे कि वो भी रो रहे हैं। लेकिन उनके अंदर से उनको कभी कोई फीलिंग नहीं होती, एम्पैथी दूसरे के लिए नहीं होती, वो हमेशा अपने लिए सोचते हैं। तीसरी बात कि उनके अंदर कोई गिल्टी नहीं होता, उनको कभी किसी चीज़ का रिमोर्स नहीं होता। जैसे आप किसी को अगर ले जाएँ और उसको बोलें कि भई तुमने ये गलत काम किया, जो तुमने कोई डॉक्टर फिर एक बिस्किट का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किसी बच्चे से बोलो कि उसने बिस्किट खाया है कि नहीं चोरी करके, तो वो कई बार वो डरेगा जाने से, जितना पास वो बिस्किट के जाएगा उसको डर लगेगा कि भई मैं बिस्किट लूँगा तो फिर मुझे जो है पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो दूसरा है, जो इस तरह का इविल पर्सन है, उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो जितना बिस्किट के पास
दूर जाएगा उतनी उसको एंग्जायटी होगी कि भाई मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी मिस हो रही है, एक बिस्किट खाने का मज़ा भी आएगा उसको, एक पहला रिवॉर्ड और दूसरा रिवॉर्ड की उसको एंग्जायटी नहीं होगी। एंग्जायटी उसे दूर जाते वक़्त होती है। यानी कि ये लोग जो अपॉर्च्युनिटी है उसको अगर ना अवेल करें तो उनको एंग्जायटी होती है। तो ये तीसरी इनके अंदर बात है। चौथी बात ये है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है इनके अंदर। और ये लोगों के अंदर इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। और जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल हम उसमें देख सकते हैं, जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो उनके अंदर ये है कि चाहे मैं मर जाऊँ, इन लोगों को मार के मरूँगा। तो यानी कि चाहे उसके लिए खुद की भी जान चली जाए तो कोई बात नहीं है। 5वां पॉइंट है कि इनके अंदर ड्रामा करने की मेंटालिटी होती है ऐसे लोगों में। उनको ड्रामा फ़ीड करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ का बतंगड़ बनाना, उसमें ड्रामे का मज़ा लेना। जो असली जो गंभीर लोग होते हैं वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो भई अलग रहते हैं, हम इनसे क्यों पढ़ें? लेकिन इनको ड्रामे में मज़ा आता है, ड्रामा करने में, हर चीज़ में। और छठी चीज़ है कि ये लोग जो हैं वो अम, एक बात है कि किसी को अगर उल्लू बनाया है तो उसके बारे में शेखी भी मारेंगे। भाई मैंने उसको कैसे उल्लू बनाया? तो मैंने अब जैसे मोहम्मद ने एक बार कहा कि भई अल्लाह कहता है कि मैं तो मक्कारों का भी मक्कार हूँ। तो उसने किसी के साथ मक्कारी की और नाम अल्लाह का लगा के खुश हो रहा था। अपनी वो प्रशंसा कर रहा था इस तरह से कि मैं भी कितना मक्कार हूँ। तो ये इसमें भी ये ट्रेट होगा लेखराज में कि मक्कारी करके खूब आनंद लेना कि हाँ, मैंने कैसे इन लोगों को उल्लू बनाया। और 7वीं बात, इन लोगों के शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होते हैं। यानी कि ये किसी भी एक रिलेशनशिप में रह नहीं पाते। इनको इससे भी करना, थोड़े समय बाद उससे भी, इसी तरह इनकी जॉब्स भी। कभी ये वाली कर ली, फिर उसके बाद वो छोड़ दी, अगली कर ली, अगली कर ली। ऐसे बहुत सारे इनके अंदर रिलेशनशिप, इसीलिए देखो मोहम्मद की बहुत सारी बीवियाँ भी थी। और ये एक अपने फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। और जो है इनकी काट ये है, ऐसे लोग समाज में होते हैं। ये जो 8 ईवल बताए हैं डॉक्टर फिल ने, इनका वीडियो आप देखिए तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो इनकी काट ये है कि इनको पॉज़िटिव चीज़ों में लगाया जाए और रिवॉर्ड देकर। तो इससे उनका रिवॉर्ड के प्रति आकर्षण जो है खींचेगा उनको। क्योंकि ये लोग सेल्फिश होते हैं, ये समाज के उद्देश्य से काम नहीं करते, इनको पर्सनल फ़ायदा चाहिए, बस ये है। तो ये लेखराज के भी यही ट्रेट्स हैं। अच्छा, अगला पॉइंट मैं ज़्यादा बोल गई क्या? तो अगला पॉइंट चलते हैं, हम तो ब्रह्म कुमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीसरा हमने कवर कर लिया नहीं, इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। हाँ, अच्छा, ये तीसरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ था, नीचे और भी एक पैराग्राफ था। ब्रह्म कुमारियाँ 1969 से नेक्रोमेंसी का, नहीं ये मैंने पढ़ लिया था। हाँ, पढ़ लिया था। अब चौथा अपराध आते हैं, सार्वजनिक वेश्यावृत्ति। 1969 से वर्षों से दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा एक सूक्ष्म रूप में पुरुष, अर्थात ब्रह्मा बाबा का एक पुरुष लिंग का सूक्ष्म शरीर है, जनता के सामने महिला दादी गुलजार में प्रवेश करते रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि सूक्ष्म रूप में पुरुष जनता के सामने महिला के अंदर प्रवेश कर रहा है, एक पुरुष। हाल ये मैं में, बताया कि मतलब ब्रह्मा के रूप में है अभी सूक्ष्म शरीर में, अभी भी है वो। हाँ, अच्छा, ये दादी गुलजार में प्रवेश कर रहे हैं। हाल में एकत्रित सभी लोग उनका आवाहन करते हैं और प्रवेश की गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं। प्रारंभ में वहां जनता अधिक नहीं थी। 80 के दशक के उत्तरार्ध से और बाद में हजारों लोग तथाकथित सर्वोच्च के साथ पवित्र रहस्यमय बैठकों में एकत्रित होते रहे हैं। सब कुछ पोटेगा सिस जी में पीएचडी, ये पोटेगा सिस जी इसने एक और लिखा है, मैं पीएचडी एग्निस्का कोएंसियान्स्का द्वारा अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। तो इसका ये पढ़ेंगे, यहाँ पर खाली स्नैपशॉट दिया है, मतलब इस आर्टिकल में इसने थोड़ा-सा बताया है अपनी शोध के बारे में। इसका शोध बड़ा मज़ेदार रहेगा पढ़ने के लिए। इसका अगर शोध मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक, राजनेता, गायक, पत्रकार, शिक्षक जैसे यूनेस्को, लेक वालेसा, पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पटेल, भारत की राष्ट्रपति
प्रोफेसर M.K. बायर्स्की, पावेल मोग्जिडलोस्की, जेल सेवा के पूर्व प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी और कई अन्य प्रमुख हस्तियां हैं। यानी कि पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी थे इसमें, और हमारी राष्ट्रपति मुर्मू भी है। बहुत प्रमुख हस्तियां हैं या इसका जी हिस्सा थे। फिर दर्शकों को बीके गुलजार के रूप में भगवान शिव से तथा कथित दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यहाँ एक चीज बोलना चाहता था मैं। जी बोलिए। जैसे ये इतने हाई वीवीआईपी लोग जाते हैं, नेता लोग जाते हैं इतने, तो इनके जो टीम रहती है या इनके जो असिस्टेंट्स रहते हैं, ये लोग तो रिसर्च करते होंगे ना कि कितना फेक है और कितना जेन्युइन है। ये लोग वहाँ क्यों जाते हैं, जबकि झूठ का हिस्सा बनने जाते हैं, एक तरीके से अपन यही कहेंगे ना, झूठ नहीं का हिस्सा नहीं, बनने इसने जाते हैं वहाँ पे। इसमें लिखा है सार्वजनिक वेश्यावृत्ति के अंदर, तो इसने अपने डॉक्यूमेंटेड चीज़ें लिखी हैं कि बड़े बड़े जो इनके यूनेस्को के और इधर उधर के जो इसने लिखे हैं, ये इसने प्रोस्टिट्यूशन के अंदर में लिखे हैं। देखिए ना, इसने पूरा उसको डॉक्यूमेंट किया। इसका पेपर पूरा लाया जाए तो पढ़ेंगे। इसने ये किस में डॉक्यूमेंट किया है, पोटेगा किस्की में। ये एक कोई है, इसका एक्चुअली में इसने पोलिश में लिखा है लगता है, पोटेगा किसकी, कोई इंग्लिश वर्ड तो मुझे नहीं पता। ये पोलिश वर्ड है। इसमें इंटरनेशनल डिप्लोमैट हैं, पॉलिटिशियन, सिंगर, जर्नलिस्ट, टीचर्स, यूनेस्को के और बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं। तो आखिर वो क्यों हैं, उनको क्या फ़ायदा? हाँ, ये लास्ट लाइन देखिए ना, देन द ऑडियंस रिसीव द दिव्य दृष्टि फ्रॉम सो कॉल्ड डिवाइन दृष्टि फ्रॉम गॉड शिवा इन द फॉर्म ऑफ ए बीके गुलजार। मतलब हाँ, ये जो वीआईपी लोग जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुर्मू जी जा रही हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि गॉड की दृष्टि मिल रही है। तो उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं उठता कि भगवान मेरे सामने कैसे बैठा है और मैं इसमें कितनी सत्यता है। उनकी टीम रिसर्च करके इनको क्यों नहीं बताती कि इसमें कितना फेक है और इनके ऊपर कितने केसेस है, एलिगेशंस लगे हुए हैं, और जब से ये ओरिजिनेट हुई है ये इनको संस्था। सब पता है। क्या इन लोगों को नहीं पता होगा? पॉलिटिशियन कौन से दूध के धुले हैं, वो तो तो उनको तो, तो अपना तो, फ़ायदा ही चाहिए। तो इनका हिस्सा बन के इनका भी नाम तो खराब होता है ना। अरे मैंने एक इसमें एक पढ़ा था कि वो जो छोटी लड़कियां हैं, ये जो शिवानी वगैरह नहीं, जो अधेड़ उम्र की हैं वो नहीं, जो पीछे जो छोटी छोटी लड़कियां आती हैं वो सप्लाई की जाती हैं। वही इसका ये किताब लानी पड़ेगी, इसकी जो डॉक्यूमेंटेड थीसिस है। एंथ्रोपोलॉजी तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो बिल्कुल जो होता है वहाँ वही लिखते हैं, जो देखते हैं। और इसने ब्रह्म कुमारी इसका ही लिखा है यहाँ पर, उन्होंने ही बताया है इसको ये सब। तो मैंने 4 तो पढ़ लिए हैं। अब जो है वो 5वां इसका है पब्लिक इंसेस्ट। ये भी मेरा मन कर रहा है, इसको पढ़ लेती हूँ। बोथ बीके कुमार का और बीके गुलजार जो हैं बेटियां हैं दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की, और वो अपने आप को ऑफिशियल ब्रह्म कुमारी यानी डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा बोलती हैं। हालांकि वो उसकी बेटी हैं, लेकिन वो उसके उनके साथ प्रैक्टिस करता है जैसे हस्बैंड और वाइफ बहुत सालों से। और उन्होंने ये रिलेशनशिप जो है वर्ल्ड मीडिया को अनाउंस किया है, जबकि कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी है, मतलब ब्रह्मा की बेटियां, और ऐसे वो हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये एक इंसेस्ट है कि मतलब इसको इंग्लिश में इंसेस्ट ही बोला जाता है, जब आप अपने सगे संबंधियों के साथ जो है वो सेक्स कर ले लगते हैं या उनसे रिलेशनशिप रखते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने। और ये भी ऐड करा जाएगा कि जो भी इनिशिएट होता है या इनका उपदेश लेता है गैदरिंग में या इनकी सेरेमनी और रिचुअल्स में, और उन्हीं के साथ होता है। वो वही सेरेमनी और रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो पीएचडी वाली स्टूडेंट है कोसियांस का, ये क्लेम करती है कि इसने पार्टिसिपेट किया उन मीटिंग में, और उसने अपनी पीएचडी थीसिस में यहाँ पर सब कुछ लिखा है जो हुआ। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो पीएचडी होती है वो ऐसे नहीं होती कि किसी ने जो है कुछ भी लिख दिया और बहुत कुछ लिख के और उसको बस बहुत सारा मोटा सा बना के जर्नल और दे दिया। जब मैंने यहाँ पीएचडी जो है, यहाँ पर पीएचडी ऐसी होती है कि जब आप किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं तो आपको इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है और वो अपने सुपरवाइजर को दिखाना पड़ता है, ऐसे ही कोई नहीं लिख देता।
मतलब वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ इंटरव्यू की कैसे जो सीडीज़ हैं, वो भी अटैच होती हैं हर इंटरव्यू की, कि इस आपने इस पर्सन का इंटरव्यू लिया, तो आप इसका सीडी जो है अटैच करनी पड़ेगी, जिसमें उनकी शक्लें दिख रही हैं, उनकी वॉइस है। तो इस तरह से जो यहाँ पर पीएचडी इतनी आसान नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ों का रिकॉर्ड लगाना पड़ता है, जो है इंटरव्यूज़ का। तो ये है, तो इसने जो है अपनी पीएचडी में ये सब लिखाया हुआ है, और क्रिटिक्स ने उसके मेथड ऑफ रिसर्च को एक्सेप्ट किया है, या देखो क्रिटिक्स ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि उसके अपने ने नहीं, जो लोग क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने भी उसके मेथड ऑफ रिसर्च, उसके कंक्लूजन और उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स पे प्रेस किया है, और उसको पीएचडी टाइटल दिया, और उसको हाई पोजीशन मिली गई है इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में। इसको उसने थोड़ा यहाँ हाईलाइट पर कीजिए जो ना ये मीटिंग इसको। अटेंड करी है, अब देखिए और कि इसने मीटिंग ऐसे ही नहीं अटेंड कर ली है, ये वहाँ हाँ, की मेंबर हो गई थी आराम इनिशिएटेड, से तभी करो। तो इसने मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, क्योंकि ये औरों को नहीं करने देते सेरेमोनीज। मतलब ऑल्दो दे आर हिज डॉटर्स, बट इन द रिलेशनशिप्स, ऐसा कुछ लिखा है उसमें, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा वो। हाँ, हाँ, मतलब ये कि वो ये कह रही है कि ये ऊपर वाली लाइन में, ऑल्दो दे आर हिज डॉटर्स, ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग विद देम एंड दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग विद हिम relationships of husband and wife for years and हाँ, announce those relationships in the world media. हाँ, मतलब ये तो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, और ये इनका रिलेशनशिप पूरे वर्ल्ड मीडिया को पता है, जबकि बोलते हैं कि ये तो पिता है। तो पिता हाँ, के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं, तो फिर आप किस टाइप के व्यक्ति हैं? अगर आप एक पिता के साथ सेक्स करके एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म में तो ये इंसेस्ट मानते हैं, इसको तो बहुत बड़ा पाप है ये। तो क्या कहते हैं सतीश जी, क्या यहीं तक ये एंड करके पार्ट 2 में किया जाए, या इसको आगे पूरे नहीं, पढ़ मतलब लें? मेरे को यहाँ दिमाग घूमने वाली बात हो गई है, क्यों? क्योंकि ये पूरा इनका फाउंडेशन प्यूरिटी 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 पे बताया है। अभी इनके जो हुँ। फाउंडेशन मेंबर्स ही हैं, इनके बारे में रिसर्च करके इन्होंने ये सब पता लगाया है। तो हाँ, फिर ये बल्कि मैं तो कहती हूँ सतीश जी, इसकी पीएचडी की थीसिस किसी तरह मिल जाए, मैं इस हाँ, लड़की को लिखूँगी, तो उसमें इसने पूरे पिक्चर्स भी लगाए होंगे, सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम्म, अगर आप किसी उसमें जुड़े हुए हैं तो मेरे को तो फ्री, मैं पहले आईआईटी दिल्ली में मैंने जो है बैठ के अपना वो करती थी आईआईटी दिल्ली में, पर अब तब मेरे पास पासवर्ड था लैब का, तो मैं उसमें से कोई भी, मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं कोई भी चीज़ देख लेती थी फ्री में। अब तो हर आर्टिकल के पैसे देने पड़ते हैं, जब से मेरे पास वो पासवर्ड नहीं है। और क्या बोलते हैं, ऐसे तो मैं अभी भी एक उसकी मेंबर हूँ, पर ज़रूरी नहीं है ये वो उसमें मेरे को ये मिले। तो ये अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट इसका मिल जाता है, तो मैं इसके डॉक्यूमेंट पर इसकी पीएचडी थीसिस पढ़ेंगे तो हमारी आँखें खुल जाएँगी पूरी तरह से। नहीं, मैं एक बार और आपको नोटिस में लाना चाह रहा था। हुँ, ये किताब मेरे को दी है एंथिया चर्च ने। ये बीके फॉलोअर रही हैं। हुँ। जी, ये लिफ्टमैन करके। लिफ्टमैन, अच्छा। हाँ, तो ये आप इनको इनवाइट कर सकते हो अपने पॉडकास्ट में। ये लंदन में रहती हैं। इन्होंने मेरे को लंदन से किताब भेजी है ये। और अच्छा, ये इसने उनकी ये कहानी लिखी है। एक्स-बीके है या बीके है? एक्स बीके हैं, बहुत बड़ी राइटर हैं ये। इन्होंने बहुत हुँ, सारी किताबें भी लिखी हैं। तो ये किताब पूरी बीके लाइफ के ऊपर है। और रंजना पटेल और दोनों ने सुसाइड किया था लंदन में, तो हुँ। उसके ऊपर ये किताब लिखी है। मैं भी पढ़ नहीं पाया हूँ, रिसेंटली आई है मेरे पास अभी ये। अच्छा, अच्छा, तो मैं इनका ठीक आपको है। ईमेल आईडी दे दूंगा, आप इनको जरूर प्लीज इनवाइट करिएगा। क्यों? जी, जी, ज़रूर, अभी मैं ज़रूर। किताब शुरू पर मेरे शुरू ही को नहीं तो करी। इस लड़की, जो पोलिश लड़की है ना, इसकी थीसिस पढ़ने में जो हमारी आँखें खुलेंगी ना, वो बस हाँ, उनकी, क्योंकि वो लड़की जो है ना, वो इनिशिएटेड मेंबर थी, और उसने जाकर रिंग सेरेमनी और ये सब चीज़ें करी, और उसने वहाँ जो लिखा, उनकी तस्वीरें भी ली होंगी उसने, और उसने लगाई होंगी, क्योंकि पीएचडी उसको बिना ये सब लगाए हुए नहीं मिल सकती। यहाँ पर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मुझे उस इसका बड़ा वो हो रहा है।
तो क्या कहते हैं, इसके आगे के 3 पॉइंट और पढ़ के खत्म करें या? देखिए और कोई लोग जुड़ना चाहते हो, अपने अपने कमेंट देना चाहते हो? नहीं, बाकी कल पे रखिए, बाकी जी, कल पे बोलिए। रखिए, ठीक है, बाकी बाकी कल पे कल पे रखिए, थोड़ा रखते हम भी हैं रिसर्च 1 कर लेते हैं घंटा। इसके ऊपर। ठीक है। तो आज हमने जो है वो हाँ। मैं रिकाउंट कर देती हूँ, ये 4 पॉइंट हमने कवर जो करे हैं, कि हमने आज ये 4 पॉइंट किए हैं। पहला तो तथाकथित राजयोग की अग्नि में जलकर मृत्यु, दूसरा काला जादू करना, तीसरा नेक्रोमेंसी यानी मरे हुए व्यक्ति से भविष्यवाणी करवाना, चौथा सार्वजनिक वेश्यावृत्ति, जो इतने सारे लोग इनको सप्लाई होते हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ यंग गर्ल्स, और पांचवा की, अच्छा ये हमने पांचवें पे नहीं आए, नहीं वो था सार्वजनिक अनाचार, यानी कि ये वो है इंसेस्ट, कि ये हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे और बोलते थे कि ये मेरी बेटी है, ये इंसेस्ट। और कल हम ये वाले देखेंगे, इतिहास और मूल शिक्षाओं में क्या मिलावट करी है, जनता का पैसा प्रचार प्रसार पर कैसे लुटाया है, और ईश्वरीय विधान का क्या उल्लंघन किया। ये थीसिस की कॉपी मिल सकती है? थीसिस की कॉपी तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो इसने एक आर्टिकल लिखा है, ये बहुत सारे अखबारों में आया है इसका आर्टिकल, तो ये मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ये देखिए फीनिक्स टाइम्स में आया है इसका, और इसके अलावा गैजेटा, मिरर, न्यूज़वीक, इन सब में आया है इसका, और ये इसने ब्रह्म कुमारियों से ही लिया है, और ये खाली माउंट आबू के ऊपर है। ये ब्रह्मा कुमारी से ही लिया है, मतलब इन्होंने ब्रह्मा कुमारी वालों ने बताया इनको ये सब चीजें? हाँ, क्योंकि इसने उनका इंटरव्यू वो लिया क्यों ना, ये अपनी बताएंगे? पीएचडी स्टूडेंट है ना, तो मैं आपको इतनी देर से यही तो बोल रही हूँ, इसके पीएचडी स्टूडेंट थी, नहीं इसने नहीं, सोचा तो वो क्यों पीएचडी भी बताएंगे हो कि जाएगी, हमारे इनिशिएट हो गई ये मेंबर बन के अंदर चली गई इनके अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ इसने ब्रह्म कुमारियों को ही इंटरव्यू करके उनके इंटरव्यूज लगाए होंगे अपनी पीएचडी में, क्योंकि यहाँ पर पीएचडी ऐसे नहीं मिलती बिना सीडीज लगाए और बिना तस्वीरें और एक्चुअल इंटरव्यूज का ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग लिए बिना। नहीं, मेरा कहना ये था कि वो क्यों बताएंगी कोई कि हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये नहीं, वो ये स्टेट अरे थोड़ी वहां, बताएंगी, वो तो वहां उसने जो रही है थी वो। देखा, जो जो देखा और जो ब्रह्म कुमारियों ने बातें बताई, उनसे इसने निष्कर्ष ये निकाला है। निष्कर्ष, हाँ, ऑब्जर्व किया। हम्म। पर इसके पीएचडी थीसिस अगर मिल जाए ना, तो हमको उसमें सारी तस्वीरें, क्योंकि इसने अपेंडिक्स में पीछे अटैच करी हैं तस्वीरें, वो सब हमें मिल जाएंगी। इससे संपर्क पर किया जा इसने सकता है। काफी कुछ इंटेलिजेंट वर्क किया है, देखो इसने सोरोन के हाँ, साथ उसका कंपैरिजन, माउंट आबू वर्ड का, माउंट ओडर जो है उसका बिल्कुल सेम सेम। अच्छा, मैं एक अजीब सी बात बताऊं, मैंने एक वो देखी सीरीज, मैं तो ये कह रही हूँ जो भी मूवीज बनती हैं अरुण जी, जो भी हम सीरियल्स देखते हैं, वो ऐसे ही तिल का ताड़ बनाते हैं, तो तिल तो होता है ना, तो ये मैंने एक सीरीज देखी थी, उसमें सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र वालों के लिए था वो, श्वेत वस्त्र की महिलाएं थी, वहां पर कहा गया था कि आप कोई भी वो नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल या कैमरा है, तो वहां पर कैसे जो है इन लोगों ने अंदर गए और ये लोग कुछ मिला देते थे, तो उससे हंसी आती थी लोगों को, ये मैंने उसमें देखा सीरीज में, उसमें वो है स्पेशल, ये हिंदी की टीवी का सीरीज बता रही हूँ, वेब सीरीज, आश्रम ये निकली मैंने थी ऐसी, देखी है। आश्रम, हाँ, आश्रम वेब आश्रम, सीरीज निकली थी। नहीं आश्रम में था ये, कोई एक वेब सीरीज है जिसमें कि मैं आपको देख के बता दूंगी अपने टीवी में से। नहीं मतलब ये आश्रमों पे एक वेब सीरीज निकली थी अच्छी, वो काफी कुछ रिलेट उनने राम रहीम के ऊपर बनाई थी, और आसाराम बापू के भी कुछ लिए थे उन्होंने एपिसोड्स वगैरह कुछ उसमें से, मतलब आसाराम बापू कोई तो इनोसेंट है, वो उनके जो लड़की नहीं ने मतलब बोला था उन, वो उसके गलत कोर्ट है, केसेस के ऊपर से। लेकिन जो राम रहीम है वो है फॉर फ्रॉड। हम्म। तो एसएनजी माउंट आबू ही तो गई है वो, तभी तो उसने ये सब लिखा है, कमाल करते हो, उस वो वहां पर इनिशिएटेड मेंबर है जिसने ये लिखा है। हम्म। एक इंडिया के लड़के ने भी थीसिस लिखी है इनके ऊपर, वो मैं कल ढूंढता हूँ।
हाँ, लेकिन मुझे बाहर यहाँ के लोगों की उस पर मुझे ज़्यादा विश्वास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है हर इंटरव्यू के साथ। जी, ब्रह्म कुमारी के ऊपर रिसर्च ज्यादा पुर्तगाल में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, वहां के लोगों ने की हुई है इनके ऊपर। हाँ, इसने ये जो करा है ना स्पेशली और माउंट आबू पे किया है और इसने माउंट आबू की ही बताई हैं ये जो चीज़ें वहाँ चल रही हैं और इसने कहा है इनमें से कुछ चीज़ें यहाँ इंग्लैंड में भी चल रही हैं। एक और थीसिस है, वो मैं कल कोशिश करता हूँ, इंडियन ने लिखी थी, तो मैं कोशिश अच्छा। करता हूँ कल मुझे मिल जाए तो। बाकी आपको भेजा ही मैंने एक लिंक, वो रहेजा बिल्डर्स वर्सेस ब्रह्म कुमारी। हाँ, हाँ, पर वो आज के टॉपिक में नहीं है, आज मैंने खाली यहाँ पर माउंट आबू स्पेशल रखा ये है, आज के टॉपिक में जहाँ पर आज के 7 टॉपिक में प्रमुख नहीं है, लेकिन उससे ये तो पता चलता है कि 22 साल की ब्रह्म कुमारी एक 75 साल के बुढ़े के साथ क्या कर रही थी 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए। इससे साफ पता चलता है ना ये क्या करते हैं। जो ये 4th पॉइंट जी, था वेश्यावृत्ति का, वो साबित होता है ना इनके बड़े बड़े जी। रिलेशन जो हैं कैसे हैं, क्यों हैं, उसमें ये चीज इस्तेमाल करती है ना ये लोग। बिल्कुल, अब देखो मोहम्मद जो था 54 साल का था जब राइट। उसने 6 साल की लड़की इसके साथ पेडोफिलिया किया, 9 साल में उसने उसके साथ कंज्यूमेशन ऑफ सेक्स किया और ये लेखराज भी 54 का था। शुरू में माउंट आबू से ये बस में लड़कियां बिठा के बड़े बड़े नेताओं के पास भेजते थे। किस लिए भेजते थे वहां पे? 250 लड़कियां अच्छा। थी इनके पास, उसमें कुछ आदमी भी थे, तो आदमी कुल रहते थे। हुँ। मैंने लिख दिया है, कोई मेरे को बोल रहा है कि इस थीसिस का नाम, तो मैंने ये थीसिस का नाम दे दिया है आपको, ये है। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए प्रीति जी, एक मेरे पास भी तांत्रिक है, उससे मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो वो भी 6 महीना माउंट आबू रहा था। उसने पूरी बात तो नहीं बताई, मुझसे अधूरी बात की थी। चलिए मैं उससे कल संपर्क करता हूँ वापस। जी, जी। उसने काफी कुछ बताया था मुझे इनके बारे में, तब मुझे उस पर विश्वास नहीं था उस तांत्रिक पे असल में, तो मैंने उसकी बातें हवा में उड़ा दी। लेकिन अब ये सब पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि वो सच कह रहा था, तो कल मैं उससे संपर्क करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो कल हमने कल परसों में पढ़ा था ना कि इसने 10,000 रुपए में एक विद्या सीखी थी। प्रगति। हाँ जो हाँ। सेवक राम था, सेवक राम ने ये बात बताई थी अपने कोर्ट में। उसने गवाही दी थी कि 10,000 रुपए देकर इस लेखराज ने उससे कोई विद्या ली थी और मेरे ख्याल में उसने वो हिप्नोसिस की ही विद्या ली थी। यही त्राटक की कि कैसे कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल कैसे करना है। साइंटिफिकली कलकत्ते में नहीं किया ली था। थी, थियोरेटिकली ले ली थी। जी। क्योंकि ये वापस कलकत्ता से पाकिस्तान आके उसके बाद वापस बनारस गया था ये। हुँ। बाकी प्रीति जी, कुल मिला के मेहनत से खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, सत्य तो सामने अरे आएगा। मैं कहती हूँ लोग इसकी जागरूक हो रहे हैं। पीएचडी थीसिस मिल जाए ना, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, ढूंढेंगे जरूर मिलेगी। नहीं मतलब और कोई ना, पेमेंट करके देखिए, खरीद लेंगे तभी नहीं होगा। प्रीति जी, वो भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है, आप ये लगा लीजिए 2000 में 1997 में जो लोग ब्रह्म कुमारी छोड़ चुके थे, वो आज खुश हो रहे हैं पॉडकास्ट देख के। उनका फोन आ रहा है मेरे पास कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमने तो 97 में छोड़ दिया था, मैंने तो 2005 में ये छोड़ दिया देखिए था। ऐसे लोगों के पास वो थीसिस भी मिल जाएगी और वो हमें देंगे भी। ये देखिए, ये है ये प्रोफेसर एग्निस्का, इसकी है वो थीसिस, ये बन गई थी ब्रह्म कुमारी। और ये इसका कॉन्टैक्ट है, पता नहीं कितना पुराना है ये कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ अगर ये वहीं पढ़ा रही होगी तो इसका होगा। और ये इसने जो है कितनी सारी बुक्स और आर्टिकल्स लिखे हैं, उनका है ये। वैसे ही वो एंथिया चर्च का भी जो बता रहा हूँ ना, वो उनको भी बुलाया जा सकता है, वो तो आ भी जाएंगे अभी, उनका लेटर भी आया था मेरे पास, तो वो ये इनवाइट देखिए, करेंगे आप इन मुझे लोग उनका ईमेल ईमेल आईडी दे दीजिएगा।
हाँ, मैं अभी दे दूंगा सतीश जी आपको। मुझे ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं संपर्क करता हूँ। हाँ हाँ, अभी दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब दे दीजिएगा तो मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा ये उनसे, इंस्टीट्यूट कोशिश ऑफ करूंगा बुलाने की। एथनोलॉजी, देखिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोलॉजी एंड कल्चरल इसमें है, और ये इसकी किताबें हैं। ये है इसकी किताब, पोटेगास इसकी। हाँ, ब्रह्म ये कुमारी का एक लोगो भी दिख रहा है बुक का। हाँ, ब्रह्म कुमारी के लोगों की बुक भी दिख रही है ये। हाँ अच्छा, हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखिए पोलिश में है ये, लेकिन ये इसकी यही हाँ, है। हाँ, ये इसने लिखी है, और इसमें अंदर की सारी बातें दी हैं, और इसने क्या क्या लिखा है देखो। इसने कैसे वो सोरोन की लाल आंख और इनकी रिंग सेरेमनी और ये वाली सेरेमनी, इसको सबको इसने मैच कर दिया है। ये मुझे मिलनी चाहिए, और इसका इंग्लिश अनुवाद अगर मिल जाए तो सही है। हाँ विनी जी, थीसिस तो मिल गई, लेकिन पोलिश में है वो। इसको लिख के जो है बोलना पड़ेगा कि अगर इसका इंग्लिश में है तो मेरे को चाहिए। जी, तो अरुण जी आपको एंड में कुछ कहना है? नहीं तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। हाँ, स्ट्रीम क्लोज कीजिए। इस पे खोजबीन करनी है, जितनी खुदाई करेंगे उतनी चीजें मिलेंगी। इनके जो सोने के महल ब्रह्म कुमारी के दब गए थे, वहां तक पहुंचना है हमें, तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। मेरे को तो और भी एक चीज मिली है, लेकिन उसको मैंने अगले दिन के लिए रखा है। अगर सारी चीजें आज ही बता दूंगी तो एक और भी चीज मुझे मिली है, वो भी मेरे को आज सुबह ही मिली है। वो है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आपको पता है इन्होंने, रुकिए मैं एक चीज और बताऊं। कहाँ गया? ये प्रीति जी मैंने इसमें डाला है इसका ईमेल आईडी एंथिया चर्च का, और ऊपर टॉपिक भी है जिसके बारे में उसने लिखा है ना, प्राइवेट हाँ, चैट में डाला है, देखिए। अच्छा, एक है ये डेथ इन द फायर ऑफ रुद्र ज्ञान, ज्ञान यज्ञ। ये करते हैं लिविंग रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है वो 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। उसका भी मेरे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है। हाँ जी, तो मैं इन लोगों को लिख देती हूँ। तो बस मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि हमने जो ये जादू टोना और ये वैश्यावृत्ति और इंसेस्ट और राजयोग की अग्नि में जलाना, और ये जीवित व्यक्ति को मृत वस्तु समझती हैं। इसका हमने देखा। जैसे साइंस में हम सब्जेक्ट समझते हैं किसी चीज को, वैसे ये भी आदमी को, इंसान को सब्जेक्ट समझती हैं, उस पर स्टडी करती हैं। सब्जेक्ट नहीं समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं। ये उसको एक डेड ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझती हैं। समझती हैं। हाँ, हाँ एक डेड हाँ, ऑब्जेक्ट। और जो इसकी उदाहरण दिया ना शुरू में कि जो वो कोमा में चली गई, तो इसने उनका इलाज ही नहीं करवाया, बल्कि उसको राजयोग के द्वारा उनको ठीक करने की कोशिश करती रही, और उसको इतनी पीड़ा दी गई। उनको एक कमरे में 1 साल के लिए बंद किया हुआ था, उससे किसी से मिलने नहीं देते थे उससे किसी को। वो तो मुझे एक एक्स हम्म, बीके हैं, वो गई थी वहां पे, उन्होंने मुझे बताई ये सब चीजें। हम्म। और जो पोलिश एम्बेसडर था उसने भी बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो खराब किया यहाँ पे। यहाँ उसके बारे में भी लिखा है। यहाँ पर साफ साफ उसने लिखा है कि इसका जो है इस्लामिक रूट है। क्योंकि ये जो अब्राहमिक फेथ हैं, जैसे जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये इसका इब्राहिम का मतलब है जो ब्राह्मण नहीं था वो अब्राहम था।
और जैसा मैंने पहले किसी एक स्ट्रीम में बताया था कि कैसे ज़ोरास्ट्रियंस ने जो हमारे असुर होते थे, उनको जो है असुर को उसने बना दिया पूजने वाले भगवान, और उसको उसका नाम रख दिया असुरा, हैं? वो इनका भगवान है, और जो हमारे देव थे उनको बना दिया राक्षस। और जो ज़ोरास्ट्रियन थे ना, तो इस तरह से इन्होंने जो ये अ, ब्राह्मणिज़्म को खराब करके अब मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। तो बीके सेंटर जो है, वहाँ पर ये जो पोलिश बीके सेंटर है, और जो डायरेक्टर वहाँ का वहाँ की जो डायरेक्टर है वो ब्रह्म कुमारी हलीना परादेला है। वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड है कि वो करप्शन करती है और लस्ट को लेकर आती है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा दूँ, ये जो डिप्लोमेट की तस्वीर, और 1 मिनट, जो मैं किसी और स्ट्रीम में करूँगी, पर मैं आपको भी बस दिखा रही हूँ। हाँ, ये प्रकाश मणि है ना, कुमार का। ये कुमार का, ये हाँ। मरी है, और ये बायर्स्की जो है ये पोलिश एम्बेसडर है, और इसने जो है ये वहाँ पर लेक्चर दिया, और कैसे जो है इसने इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, इसने क्या खराबियां करी ये भी, और वहाँ जो पोलैंड में ब्रह्म कुमारी सेंटर है वहाँ क्या चल रहा था, बहुत कुछ है। अभी इनकी प्याज का जो छिलका होता है ना, तो उसकी एक एक लेयर निकलती है ना, ऐसे इनकी लेयर निकल रही है। पारिवारिक जो संभोग सिखाते हैं, जो हाँ बीके इसको बिल्कुल। देखते हैं अपने पॉडकास्ट को, तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये गलत ही है सारा, क्योंकि विजन हम ऐसे ही हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो समाज की जो रहती है, एक समझने की क्षमता रहती है, ये लोग शायद उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्या कर देते हैं समझ में नहीं आता। कि कोई भी चीज, कोई ढंग की बात भी बता रहा है, साइंटिफिक भी बता रहा है, तो भी ऐसा लगता है गलत ही आ रहा है। जैसे कई कमेंट्स आते हैं ना बीकेस के, जब तुम तक लोग जो है, वो तुम लोग तो उसके पशु योनि में जाओगे, तुम लोग तो पशु योनि में जाओगे, जैसे ये, हाँ, ये ब्रह्म कुमारियां, ये ये अब मुझे इनको कह रही इतना है मैं समझा नरक रहे हैं, में जाऊंगी। इतना समझा तो रहे हैं, थीसिस है, ये है, वो है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। उनको इनका वही जो दुर्भाग्य गलत। ज्यादा प्रबल है सतीश जी, इनका दुर्भाग्य ज्यादा प्रबल है, तो क्या करें, समझ में नहीं आएगा, नहीं, वशीभूत है। ब्रेन वॉश का लेवल किस लेवल, किस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, ये इससे अंदाजा होता है ना, कि कुछ कोई समझा रहे तो समझ में नहीं आती। नहीं आएगी, क्योंकि ये वशीभूत ज्यादा है, तरस के योग्य हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सभी लोग जो हैं वो इस स्ट्रीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की इस स्ट्रीम का पार्ट 2 हम कल करेंगे, और कल हम इसके बचे हुए 3-4 पॉइंट्स और बताएँगे। तो मैंने उनका बारे में आपको थोड़ा-सा बता ही दिया है, और जो यहाँ इनकी जो प्रीति जी, मैंने ऐसे ही सफ़ेद साड़ी वाली के साथ ब्रेक डांस किया है, क्या मुझे पाप लगेगा? तो मैं इनके ऊपर जो हमारे वेदों में पवित्रता बताई गई है, वो भी बताऊँगी। हमारे वेदों में पवित्रता क्या चीज़ है? सफ़ेद साड़ी पहनने से पवित्रता नहीं है। हालाँकि सफ़ेद रंग जो है वो ज़रूर पवित्रता दिखाता है, लेकिन जो है वैसे बाकी चीज़ों में तो ये बड़ा मेटाफ़र ढूँढती हैं। लेकिन ऐसे जो है ये सोचती हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनने से इनमें पवित्रता आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और माँ के नुस्खे जो हैं, आप मेरे साथ एक स्ट्रीम करिए, ऊपर आइए पैनल पे, यहाँ नीचे से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ उल्टी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कमेंट सेक्शन में आप ऊपर आके बातचीत करिए। सभी को राम राम और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। मैं इसको छोटा ही रख रही हूँ ताकि आपको जल्दी से इसको अपलोड किया जा सके। राम राम, कल फिर मिलते हैं सामवेद में।